हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मेथड में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो कि एग्ज़ाम 19 फरवरी को होने वाला है, तो आज हम हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन होता है, जो भी ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उन तमाम क्वेश्चनों को लेकर हम दो वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो मेरा सब्जेक्टिव रहेगा और एक वीडियो मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर जिस छात्र ये वीडियो कर लेगा उसे और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मतलब रहेगा ही कि इससे बाहर नहीं रहेगा। तो जितने भी छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं, ये 3-4 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, विशेष करके ऐसे समास हो गया, अवयव हो गया, क्रिया हो गया और इसके अलावा वाक्य। ये 4 टॉपिक जो है ये अति इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही 4 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो आज हम 4 टॉपिक बात करेंगे। अगर ये 4 टॉपिक आप कर लेते हैं तो फिक्स है कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक वीडियो देखने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो जरूर देखना है, तभी क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग से आज हम लोग बात करते हैं। पहला हमने टॉपिक लिया है क्रिया। हम किससे बात करेंगे, वर्ब। ये हमारा क्या है, क्रिया है, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब, क्रिया है। तो क्रिया विशेषकर हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं कि क्रिया कितने पर आता है। ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां आता है मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। तो यहाँ हम लोग हिंदी पढ़ेंगे विशेष करके। तो यहाँ पे एक देखे हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहचानने आता है कि अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं और सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं। सकर्मक, और यहाँ खास आ रहा है अकर्मक। तो अकर्मक, अकर्मक मतलब क्या हुआ, इसमें कर्म हो ही ना हो, यानी जिस क्रिया में कर्म प्रधान नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलेंगे। अगर क्रिया की बात करें तो क्रिया किसी काम को करना या होना समझा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्रिया वो सिंपल है। अगर किसी काम को करना या होना समझा, उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया याद रखना, 2 प्रकार होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसमें अकर्मक अगर पहचाने बोलेगा कि अकर्मक क्रिया क्या है, तो याद रखना जिस क्रिया में क्रम प्रधान नहीं होता है तो वैसे क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक में क्या है, जिस क्रिया में कर्म प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सकर्मक क्रिया। अर्थात सकर्मक क्रिया में क्या होगा, मेरा कर्म रहेगा और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ क्या है, आना है, यहाँ क्या है, आना, जाना, हंसना, रोना। देखिए यहाँ पे समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो लिखे हैं आना, जाना, हंसना, रोना, अभी बताते हैं कि जिसे हम बोलेंगे कि मैं आना हूं, ऐसे तुझे आना है। अब क्या आना है या मालूम नहीं है, तुझे आना है मालूम नहीं है, तो जिससे हमें पता नहीं चलता है कर्म कि कर्म क्या हो रहा है। ऐसे रोना, क्या रोना, पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्या रोना। हंसना, क्या हंसना, कुछ नहीं हंसना। तो अगर ऐसा पता हमें नहीं चले, वर्ड से पता चलेगा, तो उसे क्या बोला, अकर्मक। लेकिन लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, पता चल रहा है कि नहीं। इस तरह पढ़ना, क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, पता चल जाता है हमें। दिखाना, क्या दिखाना, पिक्चर दिखाना। तो अगर हमें वाक्य से, अगर वाक्य को हम उच्चारण करें, अगर देखें इस वाक्य को, तो अगर उसमें हमें कर्म मिल जाए तो समझ आएंगे कि वह कहीं ना कहीं क्या है, वह सकर्मक क्रिया हो। क्या होगा, सकर्मक क्रिया हुआ। और जहां पे कर्म नहीं मिलेगा वहां पे हंसना, क्या हंसना, पता नहीं चलता है। अब पूछा है हंसना, क्या हंसना, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या हंसना, कुछ नहीं। इस तरह से जाना, क्या जाना, पता नहीं चल रहा है। तो अगर पता हमें इस तरह से ना चले तो उसे क्या बोले, अकर्मक। और जिसमें पता चल जाए वह सकर्मक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्रिया से क्वेश्चन आएगा तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। हम इस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। जस्ट इसके बाद जो सो ये वीडियो देखने वाला वो जरूर देख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। ये क्रिया से अब
आइए अगला टॉपिक क्या है मेरा, अगला टॉपिक है मेरा अवयव। अवयव यानी अभिकारी, क्या बोल रहा है, अभिकारी शब्द। तो हम बोलते हैं अवयव। अब समझते हैं अवयव क्या है। कह रहा है कि जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता हो, अर्थात क्या कर रहा है, जिन शब्द का रूप नहीं बदलता हो, अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या कोई परिवर्तन उत्पन्न ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। याद रहेगा कि जिस शब्द के कारण या जिस लिंग के कारण उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिंग, कारक, वचन इत्यादि प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। इसे एग्जाम्पल में यहाँ बात करते हैं, इसे कब है, तब है, जब है, यहाँ, वहां, तहाँ, ईटीसी। कह रहे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा इसमें। जैसे हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि राम कब जा रहा है, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं कि राम कब जा रहा है, ठीक है, रहा है, ये बोले। यही बोलते हैं कि सीता कब जा रही है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ, राम कब जा रहा है तभी यहाँ कबे रहा, और सीता कब जा रही है तभी यहाँ पे क्या हुआ, कभी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर जो सो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी लिंग वचन के कारण जो सो उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवयव बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, याद रखना है। अब यहाँ आता है कि अवयव का भेद। तो अवयव को बांटा गया है, कितने में बांटा गया है, तो चार भाग में बांटा गया है, यानी चार भेद होता है मुख्यतः। कौन कौन, तो लोग समझते हैं, इसे इंग्लिश में समझते हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, तो हिंदी बोलेंगे क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण, एडवर्ब को। उसे प्रीपोजिशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अवयव हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव। उसके बाद क्या है मेरा है कंजक्शन। कंजक्शन क्या बोलेंगे, तो कंजक्शन बोलेंगे हम लोग समुच्चय बोधक। क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक अवयव। और लास्ट में है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक अवयव। वही चीज है, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजक्शन को क्या बोलेंगे, तो कंजक्शन बोलेंगे हम लोग समुच्चय बोधक। क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक अवयव। और लास्ट में आता है विस्मयादि बोधक, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस चारों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इसके अंदर थीम छुपा हुआ है, कौन सा पॉइंट छुपा, जो हमारे एग्जाम में क्या होगा, संभावना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कैसी, तो क्रिया विशेषण अवयव क्या कर रहा है, कह रहा है क्रिया विशेषण अवयव, कह रहा है क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवयव। ठीक है, अवयव आदरण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण क्या है, अवयव कहा जाता है। किसका, तो क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले शब्द क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अवयव बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या क्या इसका टर्म यूज हो सकता है, हमें याद रखना है कौन कौन टर्म यूज होगा। यहाँ पे कह रहे यहाँ, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, चूंकि, थोड़ा, बहुत, आधा, ये सब जितना भी टर्म आता है, ये सब किस में आता है, तो क्रिया विशेषण अवयव में आता है। हमें यही याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए समझ आ जाएगा। ऐसे बोलेंगे कि मोहन यहाँ आता है, तो यहाँ जो टर्म आया ये क्या है मेरा है, ये है मेरा क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, और ये किसका विशेषता बता रहा है, तो ये बता रहा है क्रिया विशेषता। आना ये क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता बता रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिया विशेषण अवयव बोलेंगे। वह आज आएगा, तो आज आएगा, ये आएगा क्या है, क्रिया है, और इससे पहले क्या आया, आज, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे अवयव। ठीक है, याद रखना है। वह कल आएगा, तो कल जो आएगा ये मेरा क्या क्रिया विशेषण अवयव होगा। वह थोड़ा खाएगा, ये क्या है, सब थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब के सब क्या है, अवयव ही है। कौन सा अवयव है, तो याद रखना है क्रिया विशेषण अवयव है। ठीक है, तो ये अगला भाग है मेरा कि संबंध बोधक अवयव। कौन सा अवयव है, संबंध बोधक अवयव। अब यहाँ समझना है कि संबंध बोधक अवयव क्या होता है। तो कह रहा है कि संबंध बोधक अवयव वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या करता है, संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, संबंध यानी रिलेशन दर्शाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, संबंध बोधक अवयव बोलेंगे। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा इसके अंदर, से निकट हो सकता है, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ये सब आता है। ठीक है, किंतु परंतु जितना भी आएगा ये सब क्या आपस में इससे क्या करता है, संबंध बताता है। ठीक है,
किसके किसके बीच में? तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे यहाँ लिखे हैं कि राम के आगे मैं खड़ा हूं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसके आगे है? तो राम के आगे कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं। तो यहाँ पे राम यहाँ क्या हुआ? ये नाउन हुआ, संज्ञा हो गया। तो संज्ञा को जोड़ रहा है किसके माध्यम से? आगे के माध्यम से। तो यही मेरा जो क्या हुआ? तो ये मेरा आएगा संबंध बोधक, यानी संबंध बता रहा है। दो जो सो वाक्यों में यानी दो एक सब्जेक्ट हुआ, अरे ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, तो इसके बीच में जो संबंध बताने का काम करता है वो कौन कर रहा है? आगे कर रहा है। तो यही मेरा क्या हुआ? तो संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। मेरे आगे राम खड़ा है, ठीक है, राम के मेरे आगे किसके आगे? तो मेरे आगे। तो मेरे यहाँ क्या हुआ? तो ये मेरा हो जाएगा सर्वनाम। अब सर्वनाम तो संज्ञा सर्वनाम कुछ जोड़ने काम करेगा, वो कौन करेगा? अगर जोड़ने काम किसके माध्यम से? निकट, आगे, पीछे, अगर ऐसे माध्यम से हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संबंध बोधक अवयव बोलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़े? अभी जस्ट पढ़े हम लोग क्रिया विशेषण अवयव, जो क्या करती है? क्रिया विशेषण बताता है, उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण अवयव बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या करती है? एक संबंध जो बतलाता है, यानी संबंध जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संबंध बोधक अवयव बोलेंगे। याद रखना है क्या क्या? निकट, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, इस सारा क्या है? तो संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, अब आइए हम लोग इस अवयव का तीसरा रूप देखते हैं। ये तीसरा रूप क्या कर रहा है? इसका तीसरा भाग है समुच्च बोधक अवयव। कौन सा अवयव है? समुच्च बोधक अवयव। क्या बता रहे हैं समुच्च बोधक अवयव में? कह रहा है कि जो अवयव दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो, जो अवयव दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समुच्च बोधक अवयव बोलेंगे। अरे किसके माध्यम से जुड़ेगा? तो याद रखना है कि और हो सकता है, अथवा आएगा, एवं आएगा, तथा आएगा, किंतु आएगा, परंतु आएगा। इन्हीं शब्दों से क्या करेगा? वह दो वाक्यों को जोड़ने काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं कि मोहन और सोहन दोस्त है, तो यहाँ जोड़ने काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। और देख रहे हैं ये और, अर्थात यहाँ पे और जो आ रहा है यही मेरा क्या है? तो समुच्च बोधक अवयव है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन, यानी जंक्शन समझो भाई कि दो वाक्य जोड़ने काम कर रहा है। अगर है गुरु एवं शिष्य, यहाँ ये गुरु एवं क्या है? शिष्य है, तो दो वाक्य हुआ कि नहीं? इसको कौन जोड़ रहा है? एवं जोड़ रहा है। वह या मैं, तुम या वह, देख रहे हैं, वाह, अथवा, ये सब जितना भी आता है सब कौन सा है? तो समुच्च बोधक अवयव है। याद रखना, ठीक है, तुम्हें यही क्वेश्चन पूछबे करेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो मिलती रहे। अब आइए हम लोग इसका अगला रूप पढ़ते हैं, चौथा भाग पढ़ते हैं। तो ये मेरा चौथा रूप है। ठीक है, चौथा क्या कर रहा है? कह रहा है विस्मयादि बोधक अवयव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। यानी अगला रूप क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव, अर्थात जिस अवयव से हर्ष, क्या हर्ष, शौक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक अवयव, अर्थात जिस अवयव से क्या मिलेगा? हमें हर्ष, खुशी मिलेगा, उल्लास मिलेगा, दुख मिलेगा, घृणा मिलेगा, इन सभी बारे में बात किया रहेगा। तो समझ आना है कि वो क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव है। एग्जाम्पल में से दिए हैं, वाह अच्छा किया, देखा खुशी हो रहा है, वाह अच्छा किया, आह वो मर गया, चला गया। तो ऐसा अगर आता है तो कौन सा होगा? तो जगह मेरा विस्मयादि बोधक अवयव होगा। कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक अवयव। याद रखना, ठीक है, एकदम सारा कॉन्सेप्ट हम दिमाग में रखना है। हम इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं रहेगा, गारंटी साथ है। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। हम लोग अगला है समास। क्या है? हम समास पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने अवयव के बारे में पढ़ लिया और क्रिया बारे में। अब मेरा है समास। इस समास से क्वेश्चन आता ही आता है। जानते हैं समास क्या है, समास से कितने भेद है, और सभी भेद के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लेंगे और मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पढ़ते हैं समास। कह रहा है समास क्या है? कह रहा है समास दो या दो से अधिक शब्दों को जब आपस में मिलाने से जो नया शब्द बनता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द जो आपस में मिल जाता है और उससे एक नया शब्द बनता है, उसे क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। जैसे रात
प्लस दिन क्या बना, रात दिन बना, सुबह और शाम, सुबह शाम बन गया। तो इस तरह जो यहाँ पर आता है सभी समास के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ बांटा गया समास को 6 भाग में, कितना बांटा गया है समास का भेद, तो समास का कुल मिला के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला आता है द्वंद्व समास, फिर वो कर्मधारय समास, फिर वो बहुव्रीहि समास, फिर वो अव्ययीभाव समास, फिर वो द्विगु समास और फिर है तत्पुरुष समास। ये 6 समास के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले करते हैं कौन समास है, द्वंद्व समास के बारे में। देखिए क्या कर रहा है, पहला मेरा है द्विगु समास, द्वंद्व समास। कौन समास है, द्वंद्व समास। कह रहा है द्वंद्व समास, कह रहा है जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। द्वंद्व समास क्या बता रहा है, जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लिए हैं रात और दिन, तो जितना महत्व मेरा रात का है उतना ही महत्व क्या है, दिन का, अर्थात रात और दिन दोनों का क्या है, समान महत्व है, तो दोनों पद प्रधान है। सुबह और शाम, देख रहे हैं सुबह शाम एक साथ आ रहा है ना, इस तरह से। दाल भात, सुख दुख, जीवन मरण, इससे जितना आता है इस तरह सेंटेंस जो भी रहता है वाक्य, सब शब्द आना है, सब किसके अंदर आएगा, तो आएगा सब द्वंद्व समास में आएगा। किसमें आएगा, द्वंद्व समास में, ठीक है। हम क्लियर, कोई बिना कोई हम शक का तुम डायरेक्ट आना, ठीक है। इस तरह से समास आएगा तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आइए हम लोग अगले बढ़ते हैं, अगला समास। देखिए अगला समास है दूसरा कर है, कौन समास है, द्विगु समास। अब द्विगु में क्या कहता है हम समझते हैं, कह रहे जिस समास का पहला पद संख्या बताता है। क्या बताया है द्विगु में, कि जिस समास का पहला पद क्या बताएगा, संख्या बताएगा। हम समझ जाएंगे कि वह किस समास में है, तो द्विगु समास में। किस समास में है, द्विगु समास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, जैसे त्रिभुवन, तो त्रिभुवन यहाँ दे त्रि मतलब 3, ये संख्या बता रहा है। इसे अगला पंचभुज, 5 भुजा। ये चौमासा, 4 मास, चौमासा 4 आ रहा है, यहाँ संख्या बता रहे हैं। जैसे त्रिभुवन तो त्रिभुवन त्रि, तो ये 3 दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है। तो जब ये इस तरह आएगा समझ जाना है कि कौन समास में होगा, तो वो द्विगु समास में होगा। किसमें होगा, द्विगु समास में होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं अगला तीसरा समास है, कौन समास, तो मेरा तीसरा है कर्मधारय समास। कौन समास है, कर्मधारय समास। अरे इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है जिस समास में एक पद विशेषण हो अथवा दूसरा विशेष हो। एक पद क्या रहेगा, विशेषण एडजेक्टिव रहेगा, और दूसरा क्या बता रहा है कि विशेष हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। इसे एग्जांपल यहाँ लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है महादेव, तो महा, जो महा आ रहा है मेरा, ये महा क्या है, ये विशेषण है, और देव क्या है मेरा, देव ये विशेष है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमें कौन समास बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। यहाँ पे महात्मा दिया है, तो महा प्लस आत्मा, तो क्या बन गया, महात्मा बन गया। तो ये महा जो बता रहा है ये क्या है, विशेषण है, और तमा जो क्या है, ये विशेष है। क्या है, विशेष, इसको समझेंगे, विशेष समझेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कर्मधारय समास। इस तरह से नील कमल, नीला है जिससे कमल, नील कमल, तो नील यहाँ क्या है, विशेष है, और कमल क्या है, देखा जाए तो एक तरह से क्या नाउन है, संज्ञा है, तो ये विशेष हुआ, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे कर्मधारय समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। बहुत ही बस एग्जांपल याद रखना है हमें, एग्जांपल से क्या क्वेश्चन मेरा मिल जाएगा, ठीक है। हम फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, सो हम आसानी से बन जाएगा। भाई अब हम लोग अगले समास समझते हैं, समास 5। ये 5वां हमारा है, ये 5वां समास का 5वां भेद है। तो 5वां भेद क्या कर रहा है, समास का 5वां भेद कि अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास अर्थात जिस समास का पहला पद क्या हो, अवयव हो। क्या हो, अवयव हो, उसे क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास बोलेंगे। अर्थात अवयव हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचान करने यहाँ लिख दिए कि समास का पहचान करने में पहला पद क्या रहेगा, कि प्रति लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, या रहेगा, यादि से शुरू हो। तो अगर आदि से शुरू रहता है तो ऐसे समास क्या बोलते हैं हम लोग, अव्ययीभाव समास बोलेंगे। अर्थात एग्जाम्पल में रहेगा कि प्रतिदिन, तब प्रति कौन समास है, तो क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति कौन समास है, तो ये भी क्या है, अव्ययीभाव समास है। इस तरह भरपेट, ये भी कौन समास है, अव्ययीभाव समास है। अकारण, बिना कोई कारण का, इसमें जितना आता है सब कौन समास है, तो ये सब होगा अब अव्ययीभाव समास है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका आधार है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इससे सारा आता है अव्ययीभाव। और लास्ट में मेरे एक समास बचा है
वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हम लोग ये समझते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। अब आइए हम लोग समास का एक छठवां रूप पढ़ते हैं। हम लोग 5 रूप पढ़ लिए हैं। 5 में कौन कौन सा पढ़ लिए हम लोग? द्विगु समास पढ़ लिए, द्विवचन समास पढ़ लिए, अविभाव समास पढ़ लिए, बहुब्रीहि समास पढ़ लिए और एक कर्मधारय समास पढ़ लिए। ये मेरा अगला कौन है? तो है तत्पुरुष समास। कौन समास है? तत्पुरुष समास। समझते हैं इसमें क्या कर रहा है। कह रहा है जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, कौन सा पद? अंतिम पद प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा लिखिए नोट रहे कि इसमें क्या क्या यूज होगा। तो का आएगा, के आएगा, की, में, पर, से, के लिए, इस टर्म आता है। तो इसमें अंतिम पद बोला है। जैसे पुत्र यहाँ हो गया, मार, चोर, यहाँ दिया राजपुत्र। तो यहाँ क्या आ रहा है? राजपुत्र से राजा का पुत्र दे रहे हैं, यहाँ पे का वाला पद आ रहा है। तो ऐसा आएगा, समझ आना है कि ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ये चिड़ी मार होगा। काम चोर, काम से जी चुराना, काम से देख रहे हैं से आ रहा है टर्म। तो इस सारा जो आता है पद वो कौन सा समास होता है? तो ये तत्पुरुष समास होता है। अगला ये रस भरा, रस से भरा, किससे भरा? रस से भरा, ये भी कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अगला नेत्रहीन, नेत्र से हीन, देख रहे से आ रहा है। और राजकन्या, राजा का कन्या। तो इस तरह से ये होगा कौन समास? तो तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल में इस तरह से याद रखना है, ठीक है, जिसमें का के लिए ये प्रधान होता है, बीच में आता टर्म, तो समझ जाएंगे कि ये कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों ये हमारा समास का टॉपिक था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य को कितने भाग में बांटा गया है, इसके बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग समझते हैं वाक्य के बारे में। अब आइए हम लोग समझते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या है, वाक्य को कितने भेद होते हैं, यानी वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसे सारा हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं वाक्य क्या है। तो वाक्य किसे बोलते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सिंपल याद रखना है कि शब्दों के सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अर्थात राम जाता है, ये सार्थक शब्द होता है ना, राम जाता है, तो ये वाक्य हुआ। मैं पढ़ता हूँ, वह सोता है, इस सारा क्या है? वाक्य है, एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक वाक्य के जो सो 2 अंश होते हैं। कितना अंश होते हैं? 2 अंश होते हैं। किसी वाक्य का 2 अंश होता है। इसमें से एक आता है उद्देश्य और दूसरा क्या आता है? विधेय। एक का नाम क्या है? सब्जेक्ट और एक का नाम क्या है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट यहाँ कह रहा है ऐसे राम आम खाता है, तो ये राम क्या हुआ मेरा? ये वो उद्देश्य हुआ। और आम खाता है, एक पूरा क्या हुआ? विधेय हो गया, ठीक है। क्या होना है? राम आम खाता है, तो राम क्या हुआ? उद्देश्य। बाकी जो बच गया वो सारा क्या हुआ? विधेय हुआ। इस तरह से सीता गाना गाती है, सीता यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। बाकी ये गाना गाती है, ये क्या हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग इंग्लिश में अगर देखा जाए ग्रामर में, तो वहां क्या देखते हैं कि किसी वाक्य के 3 रूप होते हैं। पहला कौन होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और उसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ क्या था? राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम और सब्जेक्ट हो जाता है, खाना वर्ब होता है और आम यहाँ क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें हिंदी ग्रामर में याद रखना है कि इसमें 2 ही होता है, उद्देश्य होता है सब्जेक्ट और विधेय होता है। तो जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता जो होगा, उसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। और जो जिस पर कर्ता प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विधेय बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना टर्म। अब यहाँ पे दिया है कि सामान्यतः वाक्य के भेद को 2 आधार में बांटा गया है, यानी जो वाक्य है उसे 2 आधार पर बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि रचना के आधार पर जो बांटा गया है वाक्य को, वह कितने रूप बांटा गया है। तो रचना आधार पर वाक्य को बांटा गया 3 रूप में। कितने रूप बांटा गया है? 3 रूप में। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यही 3 से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों हम देखे हैं और चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान लिख दिए कि समानता वाक्य भेद को 2 आधार पर बांटा जा सकता है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो हम यहाँ जानते हैं कि रचना के आधार पर 3 तरह होता है, ठीक है। कौन कौन? सरल, संयुक्त और मिश्र। तो आइए हम समझते हैं कि सरल वाक्य क्या है। आइए हम समझते हैं सरल वाक्य। ये सरल वाक्य क्या बोल रहा है? कह रहा सरल वाक्य कह रहा है जिस वाक्य में एक मुख्य कर्ता हो, क्या हो? एक मुख्य कर्ता रहेगा, बीच में कोई जोड़ तोड़ नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे हम लोग? सरल वाक्य बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं कि मोहन
रोटी खाता है। क्या खाता है? रोटी खाता है। लेकिन आपको कुछ कहीं जोड़ हुआ, सीधा एक लाइन में वो मोहन रोटी खाता है। बिल्ली दूध पीती है, गाय घास चरती है, मैं पढ़ता हूँ। ऐसे साथ जितना सेंटेंस रहेगा सब सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। इसमें एक ही मुख करता रहता है, एक शुरू में करता है, मोहन इसमें करता है, इसमें बिल्ली है। तो ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं हम लोग? सरल वाक्य बोलेंगे, ठीक है। अगला आइए हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। अब आइए हम लोग समझते हैं संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। कह रहा है कि संयुक्त वाक्य कह रहा है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य को किसी एक समुच्चय या अवयव द्वारा जुड़ा हो। यह समुच्चय को हटा रहा है। समुच्चय मतलब क्या हुआ कि जोड़ने के लिए हम लोग और, अथवा, या, वा का यूज करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? समुच्चय या अवयव बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए इसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ लिखेंगे मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसलिए आया वर्ड। तो इसलिए तुम क्या हुआ? सफल हुए। तो जो इसलिए वर्ड आया है ये मेरा क्या हुआ? यही वो मेरा संयुक्त वाक्य, ठीक है। सॉरी, समुच्चय हुआ। क्या हुआ? समुच्चय अवयव हुआ। तो यहाँ पे इस तरह टर्म रहेगा जोड़ने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संयुक्त वाक्य बोलेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक वाक्य क्या करता है? कोई जोड़ने काम करता है। कौन जोड़ने काम करेगा? समुच्चय अवयव जोड़ने काम करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो संयुक्त वाक्य बोलेंगे। ऐसे यहाँ देखें लालू आया, और देखिए और चला गया। तो इस तरह जो सेंटेंस होता है ना, याद रखना है। तो कौन सा वाक्य है? तो यह है संयुक्त वाक्य। और आप समझते हैं हम लोग कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य? आइए हम लोग ये वाक्य का ये तीसरा रूप है, यानी सरल वाक्य का जो है ये तीसरा रूप है। कौन सा रूप? मिश्रित रूप। क्या कह रहा है? मिश्रित रूप कह रहा है कि जब एक वाक्य के साथ एक से अधिक उपवाक्य हो। क्या बोल रहा है? जब एक वाक्य के साथ एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य या तो मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिए समझ आ जाएगा। कह रहा है क्या चीज? कि जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम चले जाना। अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या चीज? कि जो दूसरा वाक्य है ये पहले पर निर्भर करता है। दूसरा वाक्य किस पर निर्भर करेगा? पहले पर करेगा। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं जब वो उठेगा तो तुम बैठ जाना। तो दूसरा जो बैठेगा वो किस पर निर्भर करेगा? ये पहले पर। ये उठेगा तब नहीं बैठेगा। तो जब ये कह रहा है जब उठ जाएगा तो तुम बैठ जाना, ठीक है। जब वह आएगा तो तुम चले जाना। तो दूसरा निर्भर कर रहा है जब आएगा तब जाना है, अभी नहीं जाना है। तो दूसरा जो वाक्य है ये पहले पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस रहेगा तुम्हें ना, तो याद रखना है कि कौन समास हो जाएगा? तो ये हुआ मिश्र वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। याद रखना है। तो आज हम सारा 4 टॉपिक जो कि वाक्य, समास और क्रिया और अवयव, ये 4 टॉपिक हम चर्चा किए हैं। और कंफर्म है कि 4 टॉपिक से एग्जाम जो कि क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है उसमें से रहेगा। तो दोस्त इसके अलावा ये हम जो करवा दिए इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। 20 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इससे क्या हुआ? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वीडियो जरूर देख लें। उसको देखने से क्या होगा? हमारा जो हम पढ़े हैं उसका मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो जरूर देखना है। यानी इस वीडियो देखने के बाद क्या करना है? हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो वीडियो देख लेना है। इससे क्या होगा? मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कहाँ कमी है वो भी बताएं, इससे क्या होगा? मुझे सुधार करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों में शेयर करें, इससे क्या होगा कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आने प्रयास करेंगे ताकि क्या हो? अच्छे समय आ सके। तो फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।